अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पिछले 24 घंटे के अंदर एक भरपूर कैंपेन चलाई गई। यह बात साबित करने की कोशिश की गई कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुरशा बीबी का किरदार इंतहाई मुतनाज़ किरदार है। यह बात भी साबित करने की कोशिश की गई कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जितने भी फैसले किए वो बुरशा बीबी के कहने के ऊपर किए, यानी कि इमरान खान बुरशा बीबी के जादू के जेर असर थे। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक आर्टिकल भी लिखवाया गया, लेकिन वो आर्टिकल चंद घंटे भी नहीं चल सका। अब हालात वाकयात यहां तक पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के अखबारात के अंदर बाकायदा तौर पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई गई हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम किसी ना किसी तरीके से उस बयानिए को मान लें जो हुकूमत बनाती है। हुकूमत यह कहती है कि हम सच्चे हैं, इमरान खान झूठा है, हम सही हैं, इमरान खान गलत है। लेकिन मसला यह है कि यह सोशल मीडिया का दौर है। यहां पर प्रोपेगेंडा, दो नंबरी और झूठ ज्यादा देर तक चलता नहीं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। कि आप लोगों को लगता है कि इमरान खान ने जितने भी फैसले किए वो उनके अपने नहीं थे? क्या आप लोगों को लगता है कि इमरान खान के ऊपर बुशरा बीबी का किसी किस्म का कोई जादू टूना था, या बुशरा बीबी किसी किस्म का कोई जादू टूना करती थी? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। दूसरी तरफ एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। इस खबर के बारे में पाकिस्तानी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। वो खबर है पाकिस्तान के एक्स DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं, और आज के व्लॉग में एक इंतहाई अहम चीज शामिल करने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान ने अडयाला जेल जाने से कबल कुछ अहम तरीन चीजें, कुछ अहम तरीन बातें कही थी जो कि हूबहू सच साबित हुई है। वो सारी लिस्ट आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर हाथ खड़े कर दिए गए हैं। हुकूमत ने कहा जी हम तो महंगाई को कम करना चाहते हैं, लेकिन हमें किसी ने रोका हुआ है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि 2-3 दिन कबल पाकिस्तान के मायनाज बैट्समैन बाबर आजम, जिनका बड़े अरसे से बुरा टाइम चल रहा था, वो कोई बड़ी इनिंग खेलने के अंदर कामयाब नहीं हो रहे थे, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की और लोगों ने उनको बड़ी मुबारकबाद दी। लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि पाकिस्तान का हीरो है, इसने एक मुश्किल वक्त गुजारा है और आखिरकार आकर उसका बैट चला है और उसने एक बड़ा स्कोर किया है। अब इसके ऊपर बातें क्या हो रही हैं? परवेज संधेला साहब, इनके बारे में लोगों का ख्याल है कि नून लीग के बड़े करीब और इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ है। वो कहते हैं कि बाबर आजम इमरान खान से बड़ा खिलाड़ी है, यानी कि इमरान खान छोटा खिलाड़ी है और बाबर आजम इमरान खान से बड़ा खिलाड़ी है। खुदा का वास्ता एक दफा जाके बाबर आजम से भी पूछ लो कि भाई आपके बारे में हमारा ये ख्याल है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप इमरान खान से बड़े हैं या नहीं है? पाकिस्तान आज तक की तारीख में पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्रिकेटर्स हैं, आप किसी से भी जाकर पूछ लें कि पाकिस्तान की सारी तारीख में ये खेल के मैदानों में क्रिकेट के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो कौन सा है? हर एक का एक ही जवाब है, वो प्लेयर है इमरान अहमद खान न्याजी। अब इस चीज के ऊपर नईम हैदर पंजोता ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान जैसा कोई नहीं है और बाबर आजम हमारा फख्र है, लेकिन नवाज तो गुल्ली डंडा भी नहीं खेल सकता। नवाज शरीफ साहब जो वो तो गुल्ली डंडा भी नहीं खेल सकते। और एक जमाना था नवाज शरीफ साहब क्रिकेट खेला करते थे, उस जमाने की कहानियां ये हैं कि अंपायर भी माशाल्लाह अपने खड़े किए जाते थे ताकि मियां साहब की मर्जी के खिलाफ आउट भी ना दिया जा सके। आगे आ जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इतलात है कि एक और जज इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। उनका नाम है जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर। इन्होंने बाकायदा तौर पर खत भी लिखा था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी लिखा था, जस्टिस अतर मनुल्लाह ने भी लिखा था, इन्होंने भी लिखा था। अब इनके बारे में इतलात है कि ये भी इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। याद रहे कि अभी तक मजमूई तौर पर 4 जजेस इस्तीफा दे चुके हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट से, एक लाहौर हाई कोर्ट से और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो ये भी अगर इस्तीफा देते हैं तो 5 हो जाएंगे और आने वाले दिनों में इतलात है कि 4 से 5 और जजेस भी इस्तीफा दे सकते हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में इतलात है कि वो कराची जाएंगे और वहां पर जाकर वो खिताब करेंगे। अब वो कराची जाते हैं, वहां पर जाकर खिताब करते हैं। इसी तरीके से अगर जस्टिस अतर मनुल्लाह भी बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो जजेस इस्तीफा देकर गए हैं ये चुप करके अपने घरों के अंदर नहीं बैठेंगे, बल्कि बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर इस निजाम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। एक अहम तरीन खबर है, ये इतलात है कि पाकिस्तान के साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जिनका ट्रायल हो रहा था, वो ट्रायल मुकम्मल हो गया और आने वाले 1 से 2 हफ्ते में उनके केस का फैसला सुनाया जा सकता है।
اور ان کو سزا ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے, ان کو کیا سزا ہوتی ہے, ان کو کتنی سزا ہوتی ہے, اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ جو فیصلہ ان کا لکھا گیا ہے اس فیصلے کے اندر کیا کیا باتیں ہیں, کون کون سے گواہان ہیں, کس کس نے کیا باتیں کی ہیں, جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا اصل قصور کیا ہے, کس جرم کے اوپر ان کو سزا ملے گی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ کہانیاں بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں. یہ کہا ہوا ہے جی انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں تھے, عمران خان کی بڑی مدد کی ہے, 9 مئی کے اندر بھی ان کا ہاتھ ہے, فلاں فلاں فلاں, بہت سی باتیں ہیں. بہرحال جس وقت فیصلہ آئے گا تو اس وقت پتا چلے گا کہ بھائی اصل چیز کیا تھی. آگے آ جائیں جی. پاکستان کے اخبارات کے اندر آج جو ہیڈ لائن لگائی گئی ہے وہ ذرا آپ کے سامنے پیش خدمت ہے, ذرا غور سے دیکھیں. یہ ہیڈ لائن دیکھیں جی آپ, جادو اور ریاست کا گٹھ جوڑ. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ جس وقت عمران خان کے دور حکومت ہے عمران خان کا, اس وقت عمران خان ایک جادو کے زیر اثر تھے جو بشرا بی بی کرتی تھی. عمران خان جو کپڑے پہنتے تھے ان کا کلر بھی بشرا بی بی بتاتی تھی, اور عمران خان کے فیصلے اپنے فیصلے نہیں ہوتے تھے, وہ سارے کے سارے بشرا بی بی کو ہوتے تھے, اور جادو کو جو ہے وہ بڑا اثر تھا. اور نیچے باقاعدہ طور پر آپ دیکھیں کارٹون بنائے گئے ہیں, بشرا بی بی کا سے 2 ہاتھ ہیں ان کے, اور عمران خان کے اوپر عمران خان کو وہ ایک جانور سے تشبیہ دی ہوئی ہے کارٹون کے اندر, آپ اندازہ لگائیں. اور یہ کارٹون چھاپا گیا, یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کا میڈیا, یہ پاکستان کے اندر صحافت ہو رہی ہے. اور پھر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی تصویر بھی ہے, جنرل باجوہ کی تصویر بھی ہے, نیچے خاور مانکا, جہانگیر ترین ان کی تصویریں بھی ہیں, عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی تصویر بھی ہیں, اور اوپر کچھ چیزیں بھی لگا کے رکھی ہوئی ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ بھائی وہاں پر کوئی جادو ٹونا ہوتا تھا. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, عمران خان کے اوپر شروع سے لے کے آج تک, جب سے عمران خان نے سیاست شروع کیا, عمران خان کی بڑی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے, بڑی کردار کشی ہوئی ہے. جمائمہ خان سے شروع ہو جائیں, ٹائل چوری کا کیس بنا دیا بھائی اس کے اوپر, آخر کار تھک ہار کے وہ خاتون پاکستان چھوڑ کر چلی گئی. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان اور جمائمہ خان کے درمیان جو طلاق ہوئی تھی, ان دونوں کی طلاق کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ نہیں تھی کہ میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن اچھا نہیں تھا, بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی اور عمران خان وہاں نہیں جانا چاہتے تھے. اور پھر عمران خان نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تو اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتا, آپ نے جانا تو چلے جائیں. اس کے بعد پھر اور آگے بڑے معاملات آئے, عمران خان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہے, لیکن آج بھی عمران خان کے اوپر الزامات ہی لگائے جا رہے ہیں کیونکہ آج بھی عوام اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. الٹیمیٹلی تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. جنید اکبر خان نے اس حوالے سے ایک بڑا اہم ترین ٹویٹ کیا ہے. آج انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والا آرٹیکل انتہائی شرمناک اور گمراہ کن ہے. اس کا واضح مقصد ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے کالے قوانین سے عوام کی توجہ ہٹائی جائے. عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جھوٹ اور کردار کشی کی گھناؤنی مہم قابل شدید مذمت ہے. خواتین کو اپنے دنیاوی معاملات میں چلتے پھرتے اختلافات کا حصہ بنانا انتہائی آخری درجے کی غلاظت ہے. میرا لیڈر عمران خان اس نظام کے خلاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑی. دیکھیں میں یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں, کھل کر واضح طور پر بتایا تھا فیصل واڈا نے پاکستان کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے 2 طلاقیں اس ملک کے لیے بڑی ضروری ہیں. ایک طلاق یہ ہے کہ یہ نظام, یہ سسٹم, یہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو طلاق دے, اور دوسری طلاق عمران خان بشرا بی بی کو دے. یہ انہوں نے کھل کر بتا دیا تھا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ بشرا بی بی کو طلاق دے. لیکن اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے لوگ جو عمران خان کے سائے سے بھی عمران خان کے قریب ہے وہ عمران خان کے خلاف وعدہ ماہ بن جائیں گے, عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے, اور الٹیمیٹلی اشارہ بشرا بی بی کی جانب تھا. لیکن ابھی تک لوگ اس بات پہ حیران اور پریشان ہیں کہ جس طریقے سے بشرا بی بی ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی, انہوں نے ہر قسم کا ظلم, ستم, کردار کشی, قید و بند کی صحبتیں, ہر چیز برداشت کر لی ہے, لیکن وہ اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور یہ چیز لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے. بابر امان نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور عوام کے لیے تباہ کن 27ویں آئینی ترمیم پر ساری دنیا کے بڑے جریدوں میں خبریں اور مضمون چھپے جو پاکستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کے باعث کہیں رپورٹ نہ ہو سکے. لیکن عمران خان اور بشرا بی بی پر جو کباڑ شہ سرخی بنا کر پیش کیا گیا اس آرٹیکل کو, یعنی کہ اینٹی عمران سوپ ڈرامہ کی اسکرپٹ جو ہے وہ پھر ساری کی ساری جو ہے وہ فلوپ ہو گئی ہے, وہ چلی نہیں ہے جس طریقے سے اس کو چلانا چاہتے تھے. اب میں آپ کو 1 بائی 1 کچھ چیزیں بتاتا ہوں. عمران خان کے ساتھ کیا کیا گیا, یہودی کارڈ عمران خان کے خلاف, پھر عورت کارڈ, مذہب کارڈ, قومیت کارڈ, چودھری سرور کا, یہ ساری وہ لسٹ ہے.
जो जिन जिन लोगों ने अपने अपने मुख्तलिफ वक्तों में इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान के खिलाफ जो है वो प्रॉपर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन, अलीम खान, फैज़ हमीद का नाम भी लिया जाता रहा, रेहाम खान उन्होंने किताब लिख दी थी, शाहिद फरीदी का नाम भी आता रहा, तैयबा गुल, आयशा गुल अलाई, मुस्तफ़ा कमाल, गुलूकार जवाद अहमद, मलक रियाज, मुफ्ती सईद, खावर मनका, फयाजुल हसन चौहान, मोहसन दावड़, इकरारुल हसन, महमूद खान, परवेज खटक। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला वो शुरू हुआ, ऑडियो लीक आई, वीडियो लीक आई, ममनुआ फंडिंग आई, 14 पार्टियां आई, अदम एतमाद आया, सैकड़ों केसेस इमरान खान के ऊपर बने, इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया गया, इंतखाबी निशान ले लिया गया, इमरान खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, इमरान खान को जेल के अंदर बंद कर दिया। इलेक्शन से चंद दिन कबल 32-34 साल की सजाएं इमरान खान को सुना दी गई, लेकिन फिर भी वो इमरान खान पीछे नहीं हटा। मुलाकातों के ऊपर पाबंदी, टीवी के ऊपर नाम नहीं ले सकते, अखबार के अंदर बयान नहीं छप सकता, लेकिन फिर भी वो इमरान खान आज भी अपनी जगह के ऊपर खड़ा है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं जिनके बारे में इमरान खान ने वक्त से पहले बता दिया था, और ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान को आने वाला वक्त शीशे की तरह नजर आ रहा था कि भाई आने वाले वक्त में ये होने के लिए जा रहा है। ये इमरान खान की पेशन गोई थी। वन बाय वन आपको बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। इमरान खान ने कहा था कि जब मैं आऊंगा तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इन सब के मफादात एक हैं। बताएं सारे के सारे इकट्ठे हुए या नहीं हुए? दूसरे नंबर पे इमरान खान ने कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत गिरी, इमरान खान ने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला हुआ। 6.02% के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी। इमरान खान ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत गिर गई तो ये मईशत का बेड़ा गर्क कर देंगे। और फिर आज पाकिस्तान देख लें कि डॉलर का रेट कहाँ पे है, पेट्रोल का रेट कहाँ पे है, और पाकिस्तान आज मेरा ख्याल है 2.something% के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ ऊपर जा रही है, जो 6.02% के साथ जा रही थी। फिर इमरान खान ने कहा था कि ये इंसाफ का गला घोट देंगे, अदालतों को गुलाम बना लेंगे। 26 और 27 यानी तरमीम के अंदर क्या हुआ ये आपके सामने है। इमरान खान ने यह भी कहा था कि ये इंसानी हकूक खत्म कर देंगे, वो भी आपके सामने है। यह भी कहा था कि ये मुझे जेल में डालेंगे लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, वो भी आपके सामने है। यह भी कहा था कि मेरी किरदार कुशी करेंगे, यह भी आपके सामने है। यह भी कहा था कि मेरी पार्टी का निशान छीन लेंगे और समझेंगे कि मुझे खत्म कर दिया। लेकिन 2024 का इलेक्शन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, और वो भी अवाम ने कर दिखाया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे सामने है। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि आसमान की मर्जी के ताबे होकर अदलिया ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुकदमात के जो फैसले दिए हैं वो भी ये बताने के लिए काफी हैं कि मकसूद नजर जो है वो अदलिया को दुरुस्त करना नहीं बल्कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। इसीलिए अदलिया पाकिस्तान के बड़े सियासी बहरान को हल करने की बजाय खुद उसका हिस्सा बन गई है। जब अदलिया फरीक बनी दिखाई दे तो उसका तहकम रहेगा ना तकद्दुस। ये उन्होंने बड़ी अहम बात की है। हफीजुल्लाह न्याजी उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बात की। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम सरेंडर से ज्यादा बदनीयती है। जनरल अयूब हूं, जनरल ज़ियाउल हक हूं या फिर जनरल मुशर्रफ, सब ताहयात रहना चाहते थे, लेकिन ये सब मट्टी के नीचे दफन है और मुल्क फिर भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि चंद एक को छोड़कर अब तक पाकिस्तान के आइन में जितनी भी तरामीम की गई हैं वो बुग़्ज़ में की गई हैं और एक शख्स को मजबूत करने के लिए लाई गई हैं, और फिर उसी तलवार के नीचे सियासतदान ही कुर्बान हुए हैं। ये उन्होंने बात की। हफीजुल्लाह न्याजी ने, एक आलिम है कारी जवार बहादुर, बड़ा कद काठ है इनका उलमा कराम के अंदर, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी फरूक आजम से बड़ा कोई हुक्मरान है, कोई उनसे बड़ा स्टेट्समैन है? उन्होंने कहा कि फरूक आजम को अदालत तलब कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान के सदर को कोई अदालत तलब नहीं कर सकती। जिस पर अरबों रुपए के केसेस हैं उसे ताहयात इस्तिस्ना मिल गया। अब कोई कुछ दिनों के लिए सदर बन जाए और फिर जी भर के लूट मार करे, इस पर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फकीर की बात को याद रखें, यह निजाम नहीं रहेगा। इमरान खान एक और बात कहा करते थे कि कुफर का निजाम चल सकता है। मेरा ख्याल है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उनका कौल है, वो रेफरेंस दिया करते थे कि कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। जब आप मुआशरे में से अमली तौर पर इंसाफ को खत्म कर देते हैं तो फिर आप अपने मुआशरे की बुनियादों को हिला देते हैं और एक न एक दिन धड़म करके वो मुआशरा नीचे गिरता है। फिर आप सोचते हैं कि हमसे क्या गलतियां हो गई, हमने क्या कर दिया। इंसाफ अदल और इंसाफ ये बड़ी अहम चीज है। केपी हुकूमत के मामले खुसूसी शफी जान, उन्होंने बटग्राम के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी इंपॉर्टेंट, बल्कि एक जगह पर उन्होंने गुफ्तगू की है, प्रेस क्लब के अंदर गुफ्तगू की है।
उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ी हैं। गमराह कन आर्टिकल लिखवाने से बुशरा बीबी के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि भुट्टो के जानशीन ने भुट्टो की लाश और बेनजीर की लाश बेचकर 1973 के आइन को बदल दिया। इमरान खान इंशाल्लाह 2000 अक्सरियत से आएगा और सब कुछ रिवर्स कर देगा। यह भी कहा कि इस मुल्क में तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ के साथ रियासत गर्दी हुई। 9 मई का तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं हुआ, बल्कि जिन्होंने 9 मई करवाया उन्होंने 9 मई को तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल किया। मजहर बरलास साहब सीनियर साफी, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जुल्म करने का एक नया तरीका आ गया है। उन्होंने कहा कि नारोवाल के इलाके फतेहपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान भाइयों को, वसीम और मुजम्मल, उनको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनको टीएलपी का कारकुन बना दिया और उन पर बहुत तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि थाना नूरकोट में तशद्दुद के बाद दोनों भाइयों को जेल भेज दिया गया है और अजीब बात यह है कि दोनों का टीएलपी से कोई तल्लक नहीं। अब तशद्दुद करने के लिए पीटीआई कारकुनान को टीएलपी के चक्कर में गिरफ्तार किया जा रहा। उन्होंने कहा जी जुल्म जारी है, सरकारी एहलकारों को ना खौफ खुदा है और ना ही यौम हिसाब का कोई फिक्र। आप अंदाजा लगा लें कि ये क्या हो रहा है। और टीएलपी के जो अमीर हैं हाफिज साद साहब, उनके छोटे भाई, आज भी उनका किसी किस्म की कोई खैर खबर नहीं है। 1 महीने से ज्यादा अरसा हो गया, लेकिन उनकी किसी किस्म की कोई खैर खबर नहीं है कि वो कहां पर। आगे आ जाए जी। उस्मा कारदार, जो एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हुआ करती थी, आज का नून लीग में, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज साहबा ने मुझसे कई बार पूछा कि इमरान खान मेरे बारे में क्या कहा करते थे। तो उन्होंने कहा जी मैंने कहा कि कुछ अच्छा तो नहीं कहते थे, आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं बताऊंगी। तो मरियम नवाज साहबा ने कहा कि नहीं आप मुझे बताएं कि इमरान खान क्या कहा करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि इमरान खान कहा करते थे कि मरियम नवाज का जो ऊपर वाला डब्बा ना, ऊपर वाला जो खाना है वो खाली है। अब ऊपर वाला डब्बा और ऊपर वाला खाना कौन सा खाली है, मैं गुजारिश करूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। मुझे तो ये समझ आई है कि इमरान खान ने यह कहा था कि उनको कोई अकल नहीं है, ये वाला डब्बा उनका खाली है। बहरहाल आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। आखिर में जी जनाब मोहतरम इज्जत माब राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया। कहते हैं कि हुकूमत चाहती है कि महंगाई कम की जाए, हुकूमत की बड़ी कोशिश है, हुकूमत चाहती है कि इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ किया जाए, लेकिन IMF हमें इजाजत नहीं देती। ठीक है जी, IMF ये इजाजत दे देती है कि आप अदलिया के अंदर 26वीं आईनी तरमीम ले आए, 27वीं आईनी तरमीम ले आए। IMF ये इजाजत दे देती है कि आप चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर लें, इंपोर्ट कर लें। IMF ये भी इजाजत दे देती है कि आप पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे कर लें। IMF ये भी इजाजत दे देती है कि आप जो इशराफी आपकी, आप उनको गाड़ियां दें, बंगले दें, मुराद दें, सब कुछ दें, जो दिल करता करें। IMF ये भी इजाजत दे देती है कि आप अपने सूबे के लिए करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां लें। लेकिन IMF अगर इजाजत नहीं देती तो वो ये इजाजत नहीं देती कि गरीबों के लिए कुछ कर दो, बिजली सस्ती कर दो, आटा सस्ता कर दो, चीनी सस्ती कर दो, तलीम फ्री कर दो, कुछ कर दो। ये IMF इजाजत नहीं देती। अभी तक लिखना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।